हेलो बच्चों, कैसे भाई आप सभी बच्चों। मैं वीरेंद्र टेलर मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद वीरेंद्र टेलर पर आज नई क्लास 10 की जो फिजिक्स है, जिसमें चैप्टर नंबर 10 कौन सा भाई, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों आज हम बात करेंगे हमारे न्यू चैप्टर की, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों हमें यहां पर किसको सीखना पड़ेगा, लाइट को सीखना पड़ेगा। हमें ये पता होना चाहिए कि लाइट क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं लाइट की। और इस लाइट में इस चैप्टर में बच्चों अपने पास क्या क्या आने वाला है, किस तरीके से हम उसको पढ़ेंगे, तो देखो एक बार बता देते हैं भाई। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लाइट की दो प्रॉपर्टीज का स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला है बच्चों रिफ्लेक्शन और फिर है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन जो होगा बच्चों वो इस चैप्टर में हम मिरर के थ्रू पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में मिरर के थ्रू पढ़ने वाले हैं। और बच्चों जो रिफ्रैक्शन होगा इस चैप्टर में हम लेंस के थ्रू पढ़ेंगे। तो हमें यदि रिफ्लेक्शन पढ़ना होगा तो बच्चों में मिरर पढ़ना होगा, मिरर के टाइप पढ़ने होंगे। और मेनली बच्चों इसमें दो मिरर का स्टडी कर लेंगे हम, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। बच्चों प्लेन मिरर का स्टडी हम बहुत शॉर्ट वे में करेंगे, बहुत कम वे में करेंगे। प्लेन मिरर जो होता है आपकी 10th क्लास से पहले छोटी क्लासेस में डिवाइन अच्छे से हो जाता है, तो कम पोर्शन प्लेन मिरर का पढ़ने को मिलेगा आपको। लेकिन इस चैप्टर में मैक्सिमम पोर्शन बच्चों आपको स्फेरिकल मिरर का पढ़ने को मिलेगा। स्फेरिकल मिरर भी बच्चों यहाँ दो टाइप से आपके पास है। एक होगा बच्चों कॉनकेव और सेकंड होगा बच्चों कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है या स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उसमें कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, किस तरीके से हम इनसे रिलेटेड डेफिनेशन, छोटी छोटी डेफिनेशंस बताएंगे। इनसे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कैसे इमेज बनाता है, यदि आप ऑब्जेक्ट को किसी एक पोजीशन पर लेते हैं तो कौन सी पोजीशन पर उसका इमेज बनेगा, उस ऑब्जेक्ट की साइज में, इमेज की साइज में, फोकल लेंथ में क्या रिलेशन रहेगा, ये सारा स्टडी हम बच्चों इससे रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन में मिरर के थ्रू पढ़ने वाले हैं। इसके यूजेस क्या होंगे, कॉनकेव के यूजेस क्या होंगे, कॉन्वेक्स के यूजेस क्या होंगे, और कहीं ना कहीं एक दो एक्सपेरिमेंट भी आपको मिड में बताते रहेंगे। साथ के साथ बच्चों जो बुक्स में एक्टिविटीज दी हुई है आपके पास, एक्टिविटीज नंबर 1, 2, 3, वो एक्टिविटीज भी मैं आपको बीच बीच में करवाता रहूंगा। इसके साथ ही बच्चों हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन हम लेंस के थ्रू पढ़ेंगे, और लेंस भी बच्चों हम स्फेरिकल लेंस पढ़ेंगे, और वो भी दो टाइप के होंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स होंगे। उनमें किस तरीके से अपने पास में रिफ्रैक्शन होता है, उसका रिफ्रैक्शन का इमेज फॉर्मेशन कैसे बनता है, वो बच्चों हम पढ़ेंगे। और हम रिफ्रैक्शन में एक दो पॉइंट्स और पढ़ने वाले हैं, जैसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आप ले तो उससे रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो इस तरीके से हम ये चैप्टर जो है बच्चों लाइट की रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी के बारे में ही डिटेल से दिया हुआ है। साथ ही साथ बच्चों इस चैप्टर में अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में देखने को आते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस एग्जाम में ये जो चैप्टर होता है बहुत ही ब्रीफ लेवल में पूछा जाता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे आते हैं, इससे माइनर क्वेश्चंस भी आते हैं, मेजर क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम बीच बीच में बच्चों बुक से एक्स्ट्रा भी कुछ आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताते रहेंगे, ताकि आपको बोर्ड लेवल पर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, चाहे वो एनसीईआरटी लेवल का, आपके सीबीएसई लेवल हो, या आपका कोई भी स्टेट लेवल का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके से यदि आपसे यहां से क्वेश्चन पूछता है तो आपसे हो जाए। इसलिए हम इसका थोड़ा सा लेवल आपको ज्यादा सिखाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे टॉपिक लाइट को। तो देखिए बच्चों लाइट क्या होता है। देखिए बच्चों लाइट क्या होता है। सबसे पहले बच्चों आप कुछ बातें इमेजिन कीजिए कि जैसे मान लो आपको एक ऐसे रूम में छोड़ दिया जाता है जहां किसी भी टाइप का लाइट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट वहां नहीं है, डिवाइस कुछ भी नहीं, ना लाइट है ना बल्ब है, किसी भी तरीके की कोई भी लाइट वहां नहीं है।
तो आपको उस डार्क रूम में कुछ दिखाई देगा क्या? आपका आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। आपको नाइट में रात में किसी गली में छोड़ दिया जाए और पता चले कि उस गली में किसी भी तरीके का लाइट नहीं है और पता चला है कि रातें भी कैसी अंधेरी रातें हैं, ठीक है, अमावस्या वाले दिन है, तो आप भी देखेंगे कि उस टाइम में भी आपको वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो आपको मेन कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल हो रहा है तो उसका सबसे मेन रीजन कौन है बच्चों? लाइट। यानी लाइट जितने भी ऑब्जेक्ट्स अपने पास होते हैं उनको सबसे पहले विजिबल बनाता है हमारे लिए, उनको हमें देखने के लिए क्या करता है? सेंस देता है या हमें उनको देखने के लिए हेल्प करता है। यानी लाइट क्या होता है, क्योंकि बच्चों लाइट का कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं होता है, बट लाइट के कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है, उन स्पेशल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम लाइट को डिफाइन कर सकते हैं। यानी लाइट फर्स्ट हमने क्या बताया, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हमारे लिए क्या बनाता है? ये विजिबल बनाता है, उन्हें देखने के लिए हमारी क्या करता है? ये हेल्प करता है। लेकिन बच्चों ये उन लोगों की जैसे है कि जो हेल्प तो कर देते हैं लेकिन पीछे रहते हैं। पीछे का मतलब हुआ कि हेल्प कर देते हैं लेकिन अपने नाम का उजागर नहीं करते हैं। यानी हम ही कह सकते हैं कि लाइट देखो खुद किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें हेल्प करता है, बट लाइट जो होता है वो खुद दिखाई नहीं देता है। यानी लाइट जो होता है बच्चों केवल हमें देखने के लिए क्या करता है? विजिबल बनाता है ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन खुद हमें दिखाई नहीं देता है। उसका दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? तो देखो बच्चों फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आए, लाइट की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी है कि ये हमें देखने के लिए क्या करता है? हेल्प करता है। चाहे वो लाइट बच्चों किसी सन का हो, किसी अदर सोर्स का हो, चाहे लाइट आपके पास किसी बल्ब का हो, किसी भी एलईडी का हो, किसी भी टाइप से बच्चों को लाइट हो सकता है, लेकिन लाइट आपको क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हेल्प करता है, आपको उसके लिए क्या बनाता है? सेंसिटिव बनाता है ये। सेकेंड यदि हम बात करें तो वो जो लाइट क्या होता है, आप लाइट को किस फॉर्म में मानते हैं? तो वो जो लाइट होता है वो एनर्जी का फॉर्म होता है। लाइट क्या होता है बच्चों? एनर्जी का फॉर्म होता है। लाइट को हम एनर्जी का फॉर्म ही मानते हैं। जैसे मान लो कि सर ये कैसे एनर्जी का फॉर्म हुआ, तो आप थोड़ी देर बच्चों धूप में बैठ जाइए। अब जैसे मान लो सर्दियों के दिनों की हम बात करें, विंटर डेज की यदि हम बात करें, समर डेज की यदि हम बात करें, तो यदि आप लाइट में जाते हैं, सन के लाइट में भी आप जाते हैं, तो आप ये देखना कि आप अपने बॉडी को थोड़ा सा हीट कर लेते हैं उस लाइट की वजह से। उस लाइट की वजह से बॉडी को हीट कर लेते हैं। इसका मीन क्या हुआ कि बच्चों लाइट जो है वो एनर्जी का ही फॉर्म है, और मेनली कौन सी एनर्जी का फॉर्म है? हीट एनर्जी का फॉर्म है, जिसे हम अदर वे में भी क्या कर सकते हैं? आजकल कन्वर्ट करने लगे हैं। हम इस लाइट की एनर्जी को, हीट एनर्जी को भी अदर वेव में क्या करने लगे? अदर वेव्स में कन्वर्ट करने लगे। जैसे आज के टाइम में बच्चों आपको पता है कि हम इसमें सोलर पैनल वगैरह का यूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इस लाइट से, क्योंकि सन एक बहुत बड़ा सोर्स अपने पास हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी बच्चों क्यों प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मीन हो गया कि वहां पर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। और बच्चों एक कंजर्वेशन होता है, एनर्जी कंजर्वेशन। और एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है कि एनर्जी को आप वन वेव से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम देखें जो सन से लाइट आ रहा है हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। इसका मीन ये हुआ कि यदि ये लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो लाइट ही बच्चों एक खुद का एक क्या होता है? एक सोर्स ही होता है। किसका सोर्स होता है? एनर्जी का सोर्स होता है। और मेनली हम इसको कौन सी एनर्जी का सोर्स मानते हैं? हीट एनर्जी का सोर्स मानते हैं। तभी तो बच्चों आज के टाइम में हम जो सन से लाइट आ रहा है उस लाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी क्या कर पाते हैं? प्रोड्यूस कर पाते हैं। यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का मीन ये हुआ कि हम वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप कर लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिल रही है तो बच्चों ये किसी दूसरे एनर्जी की फॉर्म से ही आपको मिलता है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि आप एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।
इसका मीन यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप किसी फॉर्म से प्राप्त कर रहे हैं तो वो किस फॉर्म से प्राप्त करेंगे, किसी की एनर्जी की फॉर्म से ही प्राप्त करेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट होता है वो एक एनर्जी का ही क्या होता है, फॉर्म होता है। लाइट एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है और मेनली हम इसको हीट एनर्जी में काउंट करते हैं। तो बच्चों सेकंड बात हमें समझ में आई कि लाइट क्या होता है। थर्ड हम बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की बच्चों हम बात करते हैं कि ये जो लाइट होता है बच्चों वो चलता कैसे है, उसका पाथ कैसा होता है। तो जैसे मान लो कि बच्चों ये लाइट का कोई सोर्स है आपके पास में, ये लाइट का कोई सोर्स है अपने पास में, ठीक है, ये लाइट का कोई सोर्स है। इन लाइट्स के सोर्स से जैसे ये रेडिएशंस निकल रही है, ये रेडिएशंस निकल रही है, और मान लो कि इसके पाथ में कोई अदर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, कोई अदर पार्टिकल्स नहीं आ रहा है, तो बच्चों ये जो लाइट होगा वो ऑलवेज कैसे चलेगा, स्ट्रेट चलेगा, वो ऑलवेज स्ट्रेट पाथ पर चलेगा। मान लो कि मैंने क्या कर दिया, मैंने बच्चों इसके मिड में यहां जैसे आया तो मैंने यहां पर क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो ये ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, तो यहां से लाइट आएगा बच्चों और यहां से लाइट आकर इसके जो ये बॉर्डर्स है, ये जो इसके बॉर्डर्स है वहां से ये मुड़ता हुआ अलग अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, वहां से मुड़ता हुआ क्या हो जाएगा, ये अलग अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इस फिनोमिना को हम बच्चों क्या कहने लग जाते हैं, डिफ्रैक्शन भी बोलने लग जाते हैं। क्या बोलने लग जाते हैं, डिफ्रैक्शन भी बोलने लग जाते हैं। यानी ये डिफ्रैक्शन भी एक लाइट का ही प्रॉपर्टी है, जो आप हाई लेवल स्टैंडर्ड लेवल 11th 12th क्लास में मेनली इसको पढ़ने लग जाते हैं, मेनली 12th क्लास में आता है, लेकिन हमें यहाँ पर ये चीजें समझनी पड़ती भी है बच्चों। तो देखें लाइट की थर्ड प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया कि बच्चों लाइट जो होता है वो ऑलवेज स्ट्रेट पाथ पर क्या करता है, मोशन करता है। स्ट्रेट पाथ पर तब तक ही मोशन करता है जब तक कि उसके पाथ पर कोई अदर ऑब्जेक्ट उस पर इंपीडेंस ना डाले, उस पर रुकावट नहीं डाले, उसको रेसिस्ट नहीं करे। इसका मीन ये हुआ कि जैसे मान लो लाइट है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है और स्ट्रेट पाथ पर चलता चलता एक ऑब्जेक्ट उसके मिड में हमने रख दिया, तो फिर बच्चों जैसे मान लो इस पर लाइट में डाल दो, अभी आप देख रहे होंगे, अभी आप देखिए लाइट आ रहा है बच्चों, और लाइट आ रहा है तो लाइट क्यों देखो ये इससे लाइट क्या हो रहा है, इससे लाइट टकरा गया है, इससे लाइट टकरा गया, क्योंकि लाइट तो वैसे सीधा आ रहा था लेकिन लाइट इससे टकरा गया है, और टकराने के बाद इसके जो भी बॉर्डर्स है, जो भी इसके कॉर्नर्स है, उससे लाइट फिर इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में क्या होने लगा है, प्रोपेगेट होने लगा है, और अलग अलग डायरेक्शन में प्रोपेगेट होने लग गए, इसका ज्योमेट्रिकल शेडो भी बनाने लग गया। देखो ये जिस शेप में देखो यहां दिख रहा होगा आपको कि देखो जैसे इस मार्कर का शेप है, उसी मार्कर के शेप की यहाँ क्या बनने लगी है, यहाँ शेडो बनने लग गया। उसका क्या रीजन है, उसका ये रीजन है कि लाइट तो बच्चों स्ट्रेट पाथ पर आता है, लेकिन जैसे ही इससे लाइट के पाथ पर कोई रुकावट आती है, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट के ये जो कॉर्नर्स होते हैं, इन कॉर्नर से वो बेंड हो जाता है, और इन कॉर्नर से बेंड होकर वो अलग अलग डायरेक्शन में प्रोपेगेट करने लग जाता है। और उस मेथड को, कौन से मेथड को, जिसमें लाइट बॉर्डर से, किनारों से, ऑब्जेक्ट से मुड़कर अलग डायरेक्शन में प्रोपेगेट होकर इसका ज्योमेट्रिकल शेप, देखो एज इट इज जैसा मार्कर है उस मार्कर की वैसी आपके पास ही क्या बनाने लगता है, एक शेडो बनाने लगता है। तो बच्चों लाइट की इस प्रॉपर्टी को, इस शेडो बनाने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी जो लाइट होता है बच्चों वो ऑलवेज स्ट्रेट चलता है, स्ट्रेट पाथ पर चलता है, और ये तब तक चलता है जब तक कि उसके ऑब्जेक्ट किसी में, यानी उसके पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ जाता है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वहां से वो क्या करने लगता है, उसके बॉर्डर से, उसके बाउंड्री से वो बेंड हो जाता है अलग अलग डायरेक्शन में, और उसको हम क्या कहते हैं, उस मेथड को डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो बच्चों 3 पॉइंट आपको समझ में आए। 4th पॉइंट की यदि हम बात करें बच्चों, जो लाइट का स्पीड होता है, जो स्पीड होता है लाइट का इन फ्री स्पेस, इन्हें फ्री स्पेस, इसको फ्री स्पेस को बच्चों वैक्यूम भी कहा जाता है। लाइट का जो स्पीड होता है बच्चों वो सबसे ज्यादा वैक्यूम में होता है। ये जो अपने पास एटमॉस्फेयर है बच्चों, हम इसको कंप्लीट फ्री स्पेस वैक्यूम मानते हैं। हालांकि वैक्यूम नहीं हो पाता है या नहीं होता है, क्योंकि वैक्यूम का मतलब ये होता है बच्चों की जहां पर किसी भी तरीके का कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट ना रहे, बट इस एटमॉस्फेयर में वो सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये 100% तो वैक्यूम नहीं होता है, लेकिन हम इसको वैक्यूम मानते हैं।
और लाइट का जो स्पीड होता है सबसे ज्यादा बच्चों वैक्यूम में ही होता है। यानी लाइट का जो स्पीड होता है बच्चों वैक्यूम में हम उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू कितना होता है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है बच्चों 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मीन देखो कितना बड़ा अमाउंट है, ये कितना बड़ा वैल्यू, इसको देखो इमेजिन करते हैं। इसका मतलब हो गया कि एक सेकेंड में 3 इंटू 10 टू पावर 8, 10 टू पावर 8 का मतलब हो गया कि बच्चों 3 के आगे 8 टाइम जीरो लगेगा और 8 टाइम जीरो लगेगा तो अप्रोक्सीमेट 30 करोड़ ये रहेगा। यानी एक सेकेंड में 1 सेकेंड में जो लाइट होता है बच्चों कहां से, सन की बात कर लेते हैं नॉर्मली, तो यहां से जो सन का लाइट नॉर्मली यदि आ रहा है आपके पास में या वैक्यूम में कोई भी लाइट होता है बच्चों वो 1 सेकेंड में अप्रोक्सीमेट 30 करोड़ मीटर चल लेता है। ओनली 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर चल लेता है। यानी इसका सबसे ज्यादा स्पीड क्या आता है, कहा होता है स्पेस में होता है। सर सबसे ज्यादा स्पीड वैक्यूम में होता है, स्पेस में होता है, तो क्या इसका स्पीड भी वेरी करता है, क्या इसका स्पीड भी चेंज होता है? बिल्कुल बच्चों चेंज होता है। और उसी स्पीड के चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है। आप यदि इसको किसी अदर डेंसर मीडियम में लेकर जाते हैं, जैसे मान लो कोई आप पानी का बाल्टी, वही ग्लास बाल्टी है मान लो, ऐसी बाल्टी लीजिए जो ट्रांसपेरेंट है और उसमें आप क्या करें, कोई लाइट, टॉर्च से लाइट आप डालिए, बिल्कुल अंधेरे रूम में करना, बड़ा अच्छा आपको एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेगा। और आप जैसे टॉर्च का लाइट आप डालते हैं इस पानी में तो पानी से बाहर लाइट निकलेगा और वो आपको अलग अलग डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड होता हुआ दिखेगा। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है कि आप यदि वैक्यूम से ग्लास जब लाइट डालते हैं तो उस ग्लास में जाने के बाद उसका स्पीड कम हो जाता है। स्पीड कम होने की वजह से कुछ लाइट अगर मतलब डिफरेंट एंगल से बेंड होने लग जाती है और डिफरेंट एंगल से बेंड होने लगेगी, उसी को आप रिफ्रैक्शन बोलेंगे। यानी हम नॉर्मली हम बताएंगे बच्चों ये चीज आपको रिफ्रैक्शन वापस से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से डायग्राम बनाकर समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक्सपेरिमेंट भी आपको वहां समझा दे उस समय। तो यानी लाइट का जो स्पीड होता है बच्चों वो वेरी करता है हमेशा, लाइट का स्पीड हमेशा वेरी करता है, वो मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। अलग अलग डेंसिटी का मीडियम जब अलग अलग रहेगा तो वहां स्पीड में भी क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है। बट इसका मैक्सिमम स्पीड कहां मानते हैं, वैक्यूम में मानते हैं। और कितना होता है इसका मैक्सिमम स्पीड बच्चों 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। यानी 1 सेकेंड में अप्रोक्सीमेट 30 करोड़ मीटर चलता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट। बच्चों आप नोट करना चाहें तो आप नोट साथ के साथ कर लिया करें, क्योंकि नॉर्मल सी बातें अपने पास में ये आपके माइंड में रहनी चाहिए ताकि हमें लाइट को पढ़ने में और लाइट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हम इस चैप्टर में 2 पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, एक देखो थर्ड प्रॉपर्टी में डिफ्लेक्शन भी बताइए, वो भी हमें समझने में आसानी रहेगी। अब हम देखते हैं बच्चों लाइट की और प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। तो देखो बच्चों इसका हम फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा है, फिफ्थ है बच्चों ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ये पॉइंट पढ़ने के बाद बच्चों हम हमारा जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। फिर इसमें तो लाइट का बच्चों हमें कंप्लीट स्टडी होना चाहिए, उसके बाद हम रिफ्लेक्शन का कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो देखो बच्चों ड्यूल नेचर ऑफ लाइट का मीन क्या है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट का मीन क्या है? ड्यूल का मतलब अपने को बात समझ में आ रही होगी कि यहां ड्यूल का मतलब क्या होता है बच्चों, टू। यानी लाइट जब किसी एक फिक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट करने लगती है तो बच्चों वो ड्यूल नेचर उसका होता है, उसके 2 प्रकृति होती है, 2 नेचर में वो क्या करता है, मोशन करता है, प्रोपेगेट होता है। लाइट के बच्चों ड्यूल नेचर क्या होता है? ये ड्यूल नेचर जो होता है वो होता है बच्चों वेव एंड पार्टिकल नेचर। कौन सा नेचर होता है बच्चों? वेव एंड पार्टिकल नेचर होता है। स्टार्टिंग में इनिशियली ये बताया गया था कि जो बच्चों लाइट होता है वो वेव ओनली रेडिएशन की फॉर्म में ही क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। इनिशियली ये बताया गया था कि लाइट जो होता है बच्चों वो कहां पर अपने पास मतलब कोई भी डायरेक्शन हो, कोई भी वैक्यूम हो, कोई भी मीडियम हो, उसमें वेव फॉर्म में ही क्या करता है, मोशन करता है, रेडिएशन फॉर्म में ही मोशन करता है। और इसके बेसिस पर इन्होंने बच्चों इंटरफेरेंस हुआ। क्या हुआ बच्चों? इंटरफेरेंस हुआ। इसके अलावा
अभी जैसे हम बात करें डिफ्रैक्शन हुआ लाइट की ही बच्चों, जैसे लाइट की जैसे ये प्रॉपर्टी है ना, कौन सा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, वैसे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन भी होता है, वैसे ही इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन भी होता है। और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का बच्चों देखो ये जितने भी हम प्रॉपर्टीज लाइट का पढ़ रहे हैं, कौन सा, रिफ्लेक्शन है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, इनको बच्चों मैं एक्सपेरिमेंट करके समझाऊंगा भी, इनके मैं एक्सपेरिमेंट भी करूंगा, और वह एक्सपेरिमेंट तब बताएंगे जब एक बार हम एक चैप्टर क्लियर कर लेंगे। तो चैप्टर जैसे क्लियर होगा तो अलग से रिफ्लेक्शन का एक्सपेरिमेंट आपको समझाऊंगा, आपको वीडियो बनाकर प्रॉपर रिफ्लेक्शन का प्रैक्टिकल करते हुए आपको समझाऊंगा, ऐसे रिफ्लेक्शन का समझाऊंगा, ऐसे ही इंटरफेरेंस का समझाऊंगा, और ऐसे ही डिफ्रैक्शन का समझाऊंगा। तो वेव के बेसिस पर बच्चों इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को प्रूव कर दिया साइंटिस्ट हाइगेन ने। और पार्टिकल के बेसिस पर बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बच्चों ये नाम याद ध्यान रखिए, आप अभी नाम याद रखें, इनका डिस्कशन हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको बताएंगे। पार्टिकल नेचर पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर दिया, इन्होंने प्रूव कर दिया। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बेसिस पर, दोनों के बेसिस पर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफाइन हो सकता है। यानी इनिशियली क्या कहा गया बच्चों कि लाइट का ड्यूल नेचर होता है, लाइट का वेव नेचर होता है, इनिशियली ये कहा गया था वेव नेचर होता है, लेकिन बाद में कहा गया, मेनली आइंस्टीन का रोल इसमें सबसे बड़ा था, इन्होंने कहा कि लाइट जो होता है ओनली वेव की फॉर्म में ही मोशन नहीं करता, लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, लाइट अपने पार्टिकल्स के साथ भी क्या करता है, मोशन करता है, और वो पार्टिकल्स ही एक जगह से दूसरी जगह तक जाकर क्या करते हैं, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते रहते हैं। यानी इन्होंने क्या कहा कि जो लाइट होता है बच्चों उसका कितना नेचर होता है, ड्यूल नेचर होता है। तो ये छोटी क्लासेस में आप काफी टाइम पढ़ते भी आए होंगे। तो इन्होंने वेव बेसिस पे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को प्रूव किया, और पार्टिकल बेसिस पे इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किया था, प्रूव किया था। तो ये बच्चों लाइट की क्या है, अपने पास टोटल हमने 5 प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन की है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन को, हम पढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन अपने पास क्या होता है। देखो बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे बच्चों ये अपने पास मिरर है, ये अपने पास मिरर है, आपको इस मिरर में देखो बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होगी, मैं लाइट पे आपको शायद हो सकता है दिख रहा होगा, देखो लाइट दिख रहा होगा क्योंकि यह लाइट है आपके पास में। वो लाइट आपको क्यों दिखाई दे रहा है, वो लाइट आपको दिखाई क्यों दे रहा है, क्या रीजन है कि सर आपने तो मिरर यहां ले रखा और लाइट वहां से आ रही है, लाइट जो है वहां से आ रही है, लेकिन बच्चों दिखाई आपको दे रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि वो लाइट जब इसमें इंसिडेंट हो रही है तो इसमें इंसिडेंट होने के बाद उस लाइट का कुछ पार्ट आपकी डायरेक्शन में वापस रिटर्न हो रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा है, जिस मीडियम से लाइट आ रहा है, उसी मीडियम में लाइट वापस से क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। और अभी हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, मतलब हमने क्या समझा है कि जैसे मान लो ये आपके पास में इस तरीके से क्या है बच्चों, ये अपने पास में मिरर है, इस मिरर में देखो इस तरीके से लाइट आ रहा है और लाइट आपको भी दिखाई दे रहा है। यदि हम देखें इस मोबाइल वगैरह का जो भी हम यूज ले रहे हैं वो सारा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लाइट आ रहा है वो लाइट इस पे इंसिडेंट होकर वापस से आपकी डायरेक्शन में, या ये कह सकते हैं वापस से जिस डायरेक्शन से वो आ रहा है उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, रिटर्न होता है। और एक्सपेरिमेंट जैसे मान लो आपको करके देखना हो कि सर हमें और एक्सपेरिमेंट करके देखना है, तो आप पानी के पास खड़े हो जाइए, पानी के पास जैसे खड़े होंगे तो पानी में आपकी क्या दिखाई देने लग जाएगी, इमेज दिखाई देने लग जाएगी। यदि मान लो आप और भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप नॉर्मली मिरर लीजिए, जैसे मान लो ये मिरर हमने ले रखा है, इस मिरर के आगे, ये भी प्लेन मिरर है, इस मिरर के आगे आप एक कैंडल को जला दीजिए, यहाँ ऐसे मान लो आपने कैंडल को जला दिया, यहाँ इस तरीके से ऐसा रख दीजिए आप, चलो कैंडल को जला दिया, और कैंडल को आपने जला दिया और मान लो सामने स्क्रीन है, तो आप ही देखेंगे उस स्क्रीन पर, क्या कह रहा हूं मैं, जैसे मान लो ये कैंडल है, ये कैंडल आपके पास है, ठीक है, इस कैंडल को आप इस मान लो कैंडल ले लीजिए आप, इस कैंडल को आप इसके सामने रखिए, रखने के बाद आप जब देखेंगे क्या देखेंगे कि इस पर तो आपको दिखाई देगी, मान लो ये भी तो नॉर्मल प्लेन मिरर है, आप इस पे स्फेरिकल मिरर का यदि यूज करें, स्फेरिकल मिरर का यूज करके कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट बच्चों में आपको समझाऊंगा अभी। तो आप जैसे इस कैंडल को जलाएंगे तो आप ये देखें कैंडल अभी किसके सामने है, अभी कैंडल इसके सामने है, मिरर के सामने, लेकिन उस कैंडल का इमेज यहाँ पर भी है
और आपको कैंडल का इमेज आपको कहाँ दिखाई देगा, जो सामने उसकी स्क्रीन होगी उस पर भी दिखाई देगा। उसका क्या रीजन है बच्चों, क्योंकि लाइट यहाँ टकरा रही है और टकराने के बाद सेम मीडियम में क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है। यानी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी लाइट की हम पढ़ने वाले हैं जिसमें लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर, फिक्स ऑब्जेक्ट पर, कुछ स्पेशल टाइप के ऑब्जेक्ट पर जब इंसिडेंट होता है तो वो सेम मीडियम में क्या होने लगता है, रिटर्न होने लग जाता है। कैसे, इसको अब यहां समझते हैं कि बच्चों जैसे ये सरफेस है, अब मैं मान लेता हूं कि बच्चों ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और हम इस चैप्टर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, मैंने अभी बताया बच्चों, इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए किसका यूज करेंगे, मिरर का यूज करेंगे। तो यानी मिरर हो सकता है या कोई अदर भी आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकती है बच्चों, जो क्या करती है, रिफ्लेक्शन करती है। तो ये सबसे पहले हम बात करें कि बच्चों ये मिरर है या इसके अलावा भी क्या हो सकता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है। और ये क्या है बच्चों, ये इसका एक परपेंडिकुलर लाइन है, इस सरफेस के ये परपेंडिकुलर लाइन है, यानी ये नॉर्मल है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, नॉर्मल कहा जाता है। सर आपने नॉर्मल क्यों बनाया है, क्योंकि बच्चों रिफ्लेक्शन यदि मुझे बताना है तो रिफ्लेक्शन बताने के लिए मैं लाइट को इस पे इंसिडेंट करूंगा, और इंसिडेंट करवाने के लिए मुझे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर या मिरर पर एक फिक्स पॉइंट चाहिए, और वो फिक्स पॉइंट बच्चों हमें नॉर्मल के थ्रू हम यहाँ पर लेते हैं। अच्छा, अब कुछ बच्चों के माइंड में आ जाएगी, कुछ बातें आएगी, जैसे मैं इसको समझाऊंगा तो वो बातें मतलब लाइट से रिलेटेड छोटे छोटे जो डेफिनेशंस होते हैं हम उसको भी बात करेंगे। तो बच्चों ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस चैप्टर में हम मेनली मिरर यूज लेंगे। तो ये ऐसे कह सकते हैं मिरर आपके पास है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, और इस सरफेस से जो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पर होता है बच्चों, ये क्या कहलाता है आपके पास, नॉर्मल कहलाता है। क्या होता है, ये नॉर्मल होता है। एक लाइट बच्चों में इस पर मान लो लाइट का सोर्स है आपके पास में, ये कोई लाइट का सोर्स है, ठीक है, ये लाइट का सोर्स है। इस लाइट के सोर्स से बच्चों बहुत सारी क्या निकलती है, रेज निकलती है, बहुत सारी रेज, बहुत सारी किरणें यहां से निकलती है। अच्छा, रेज किसको बोलेंगे, प्रकाश का जो रेज है, लाइट का जो रेज है हम किससे बोलेंगे, प्रकाश का जो मेनली पाथ होता है बच्चों, प्रकाश की किरणें रेज कहलाता है। और मान लो आपको यही पता है कि इस सोर्स से बच्चों बहुत सारी रेज निकलती है, बहुत सारी रेज निकलती है, इनको हम ग्रुप ऑफ रेज बोलेंगे। यानी बहुत सारी रेज जो आपके पास आ रही है, ये ग्रुप होगा आपके पास में रेज का। तो ये मान लो कि कोई एक नॉर्मल रे हम ले लेते हैं, हम इस लाइट सोर्स से एक नॉर्मल रे ले लेते हैं, और ये जो नॉर्मल रे है बच्चों इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एक पॉइंट पर क्या करवा देते हैं, इंसिडेंट करवा देते हैं। यानी इस लाइट के सोर्स से यहां से क्या आ रहा है बच्चों, एक लाइट आ रहा है, और इस आने वाली लाइट को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे, रे का मतलब ये जो पाथ है, रे का जो पाथ है इसको हम क्या बोलते हैं, रे बोल रहे हैं, यानी लाइट का जो पाथ है हम उसको रे बोलते हैं यार। तो ये एक अपने पास इंसिडेंट रे है। अब इस इंसिडेंट रे को हमने जिस पॉइंट पे इंसिडेंट करवाया है उसका ये जो सरफेस से परपेंडिकुलर वाला पार्ट है, इस पॉइंट पे इंसिडेंट करवाया है, इस सरफेस से ये जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट है बच्चों हम इसको यहाँ क्या कह रहे हैं, नॉर्मल कह रहे हैं। तो ये एंगल जो बनाएगा, क्योंकि देखो बच्चों ये इंसिडेंट रे यदि अपने पास में इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है तो हम एक एंगल का मेजरमेंट भी करते हैं कि ये जो रे है या ये जो लाइट है वो कितने एंगल से यहाँ इंसिडेंट हो रहा है। तो बच्चों वो एंगल का मेजरमेंट होता है, वो इस सरफेस से नहीं किया जाता। इस एंगल का मेजरमेंट करने के लिए हम क्या बना देते हैं, नॉर्मल यहाँ बना देते हैं, नॉर्मल बना देते हैं। तो इस एंगल का मेजरमेंट, कौन से एंगल का, इस इंसिडेंट रे का मेजरमेंट जो होता है वो हम नॉर्मल के साथ करेंगे। तो ये नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल है, इसको बोल रहे हैं बच्चों आई। और ये एंगल का साइन है, इस एंगल आई को क्या कहा जाएगा बच्चों, यहाँ इंसिडेंट रे कहा जाएगा, इंसिडेंट रे का एंगल कहा जाएगा। तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया, क्योंकि ये इंसिडेंट रे था तो ये एंगल आई बना दिया, तो इंसिडेंट रे का एंगल हो गया। और इंसिडेंट रे का जो एंगल है बच्चों वो कौन बना रहा है आपके पास, नॉर्मल बना रहा है। यानी ये जो एंगल बनेगा, ऑलवेज जो एंगल बनेगा वो ऑलवेज एंगल बच्चों कहां से बनेगा, अपने पास नॉर्मल से बनेगा। कहां से बनेगा बच्चों, ये नॉर्मल से बनेगा। तो ये एक इंसिडेंट रे है,
और इस इंसिडेंट रे का जो मेजरमेंट है, एंगल का जो मेजरमेंट है, वो किसके साथ होगा? नॉर्मल के साथ होगा। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट या व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्लियर है? देखो हम डेफिनेशन भी ऐसे तो बनाएंगे इसमें कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट या व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और मिरर। अब देखिए यहां पे बच्चों टक्कर खा गई और टक्कर खाने के बाद में यानी यहां पे इंसिडेंट होने के बाद में ये जो लाइट होता है बच्चों वापस से सेम मीडियम में क्या होने लगता है? रिटर्न होने लगता है। वापस से सेम मीडियम में क्या होने लगा? जैसे लाइट इस पर आया, टक्कर खाया, टक्कर के बाद वापस से सेम मीडियम में रिटर्न हुआ। सेम मीडियम में रिटर्न हो रहा है तभी बच्चों आपको मिरर में क्या दिखाई देती है? इमेज दिखाई देती है। आपको यहां जब ये वापस से सेम मीडियम में रिटर्न हो रहा है यानी व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस एंड रिटर्न बैक या बाउंसिंग बैक इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी ये जब लाइट यहां टकराने के बाद वापस से जब सेम मीडियम में रिटर्न हो जाती है तो बच्चों हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है यानी ये जो रे है ये वो रे है जो रिफ्लेक्शन करके जा रही है, इसलिए बच्चों हम इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई हम इसको? जैसे मैंने क्या कहा, ये इंसिडेंट हो रही है और ये रिफ्लेक्शन करते हुए जा रही है, इसलिए हम इसको बच्चों क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं क्योंकि ये वो रे है जो यहां से रिफ्लेक्शन करते हुए जा रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अब ये रिफ्लेक्टेड रे भी एक एंगल बनाएगी और उस एंगल का मेजरमेंट हम किसके साथ करेंगे बच्चों? नॉर्मल के साथ करेंगे। तो ये नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनता है बच्चों, ये एंगल आर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस एंगल आर को हम रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। कौन सा एंगल बोलेंगे हम बच्चों? इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे भाई। इसको लिख देते हैं चलो पूरा, REFLECT, ये लो रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इस एंगल आर को हम यहां रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। तो ये एंगल आर क्या है बच्चों? रिफ्लेक्टेड एंगल है। यानी हम ये देख पा रहे हैं कि रिफ्लेक्शन का मीन क्या हुआ कि जब भी लाइट किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस पे इंसिडेंट होता है और सेम मीडियम में जब ये वापस रिटर्न होने लग जाता है तो हम इस फिनोमेनन को क्या बोलने लग जाते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलने लग जाते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से भी स्पेशल कुछ नोट की बात हम करते हैं, कुछ स्पेशल क्वेश्चन यदि अपने पास आ जाते हैं तो उनकी हम बातचीत करते हैं भाई। क्योंकि बच्चों रिफ्लेक्शन का टाइप्स हम बाद में पढ़ने वाले, टाइप्स पढ़ेंगे, फिर हम रिफ्लेक्शन को पढ़ने के लिए क्या करेंगे? मिरर बनाएंगे, मिरर पढ़ेंगे। तो हम मिरर यदि पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें यह सीख लेना है कि रिफ्लेक्शन का क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज और हो सकता है, इसके क्या क्या लॉज अपने पास हो सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें बच्चों, सबसे पहले हम बात करें तो हम इसके नोट में हम इसके दो लॉ की बात करते हैं। हम इसमें दो लॉज की यदि हम बात करें तो देखो सबसे पहले लॉज की यदि हम बात करें तो ये जो लॉ है बच्चों, इसमें फर्स्ट लॉ आप देखें, फर्स्ट लॉ आप देखेंगे कि देखिए बच्चों, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों देखो एक ही प्लेन में है और एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर क्या कर रहे हैं? अपने पास स्थित है। यानी हम ये कह सकते हैं फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चों? फर्स्ट लॉ इसका ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है बच्चों, जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड जो बच्चों नॉर्मल है, आर लाइज ऑन सेम प्लेन एट सेम पॉइंट। यानी सेम प्लेन के सेम पॉइंट पर ही क्या करते हैं? लाइज करते हैं, मतलब व्यवस्थित रहते हैं। कौन? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। ऐसा नहीं होगा कि बच्चों इंसिडेंट यहां से हो रहा है और रिफ्लेक्शन इधर से हो गया, नो, उसको हम इस लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं बोलेंगे। यानी लॉ का मतलब हो गया कि ये एक अपने पास कंडीशन है कि इस तरीके की कंडीशन यदि फॉलो होने वाली है तो हम उसको रिफ्लेक्शन बोलने वाले हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों सेकंड लॉ की। फर्स्ट लॉ समझ में है, इसका टोटल टू लॉज है, इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, नॉर्मल जो होते हैं वो एक ही प्लेन में लाइज करते हैं। सेकंड लॉ की यदि हम बात करें तो सेकंड लॉ से बात करने से पहले बच्चों में इसके टाइप्स को भी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। देखो कैसे कि बच्चों रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, रिफ्लेक्शन भी दो टाइप का होता है और इन दोनों टाइप को यहां समझते हैं। इन दोनों टाइप को यदि हम समझ लेंगे
तो हमें जो सेकंड लॉ है उसको बताने में बहुत आसानी रहेगी और हमें ये पता चलेगा कि हम इस चैप्टर में कौन सा रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में कौन सा रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं और ये रिफ्लेक्शन मिरर के थ्रू कौन सा रिफ्लेक्शन होता है। देखें आप बच्चों, आप ये दो सरफेस देख रहे होंगे, ये देखो बिल्कुल प्लेन सरफेस है, ये बिल्कुल प्लेन सरफेस है, और इस सरफेस को आप देखेंगे तो ये रफ सरफेस है, ये सरफेस है। बच्चों मैं इसमें बहुत सारी कंडीशंस ले लेता हूं, बहुत सारे दो कंडीशंस ले लेते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, मतलब ये नॉर्मल है बच्चों, ये सेकंड कंडीशन का नॉर्मल है। ऐसे ये यहाँ रफ सरफेस पर दो नॉर्मल हम ले लेते हैं। नॉर्मली यदि हम बातों को थिंक करें कि बच्चों यदि मैं प्लेन सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट करवा रहा हूं तो लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक फिक्स डायरेक्शन में ही मूव करेगी, क्योंकि यहाँ किसी भी टाइप का रेफरेंस नहीं है। जब मैं लाइट को यहाँ इंसिडेंट करवाऊंगा तो बच्चों यहाँ पर भी जो लाइट होगी वो एक फिक्स डायरेक्शन में क्या करेगी, मूव करेगी। बट बच्चों जैसे मान लो मैंने इस वाली सरफेस को लाइट को इंसिडेंट करवाया तो हालांकि रिफ्लेक्शन तो होगा, रिफ्लेक्शन का मीन हो गया कि वो सेम मीडियम में रिटर्न हो रहा है, लेकिन पता चला कि लाइट इधर चलेगी। अब मान लो एक लाइट में इधर से इंसिडेंट करवा रहा, हो सकता है वो लाइट इधर चलेगी। दोनों में डिफरेंस देखें। प्लेन सरफेस में यदि मैं इंसिडेंट करवा रहा हूं बच्चों तो ये जो फर्स्ट लाइट है, ये जो सेकंड लाइट है, ये फर्स्ट लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट की बात कर रहा हूं, ये सेकंड, ये यहाँ जो रिफ्लेक्टेड रेज है दोनों फर्स्ट और सेकंड, वो एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेगी और एक दूसरे के पैरेलल चलेगी वो। लेकिन यहां पर देखिए बच्चों, इनका रिफ्लेक्शन तो हो रहा है क्योंकि ये सेम मीडियम में रिटर्न हो रही है, लेकिन देखो फर्स्ट रे का डायरेक्शन इधर है, सेकंड रे का डायरेक्शन इधर है, यानी दोनों एक फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है। यानी जब लाइट को प्लेन सरफेस से इंसिडेंट करवाते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक सेम मीडियम में एक सेम डायरेक्शन में क्या करने लगती है, मूव करने लगती है। और इस फिनोमेनन को हम रिफ्लेक्शन तो बोलेंगे और इस रिफ्लेक्शन का जो टाइप होगा हम उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। कौन सा रिफ्लेक्शन बोलेंगे बच्चों, उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और यदि मान लो ऐसा नहीं हो रहा, देखो ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि आपने सरफेस कैसे लिए बच्चों, रफ सरफेस लिए। रफ सरफेस में आप भी देखेंगे कि जो लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, हम इसको इरेगुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, इरेगुलर भी बोलते हैं। इसका सेकंड नेम होता है बच्चों डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सेकंड नेम क्या होता है इसका, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। तो बच्चों रिफ्लेक्शन भी दो टाइप के होते हैं और उसके लॉज भी दो टाइप के होते हैं, लेकिन मैंने अभी देखो दोनों लॉ को यहाँ नहीं बताया है, एक ही लॉ को बताया, क्योंकि दोनों लॉ है जो बच्चों में टाइप से सिखाने वाला हूं, ताकि हमें ये पता रहे कि इस चैप्टर में यदि हम दोनों लॉ पढ़ रहे हैं तो हम किस टाइप का रिफ्लेक्शन मिरर के थ्रू पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं क्या कि दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। प्लेन सरफेस में रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और यदि रफ सरफेस होगी तो वो इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। सेकंड लॉ क्या कहता है, अब देखें फर्स्ट लॉ तो देखो दोनों में अप्लाई हो सकता है। फर्स्ट लॉ में इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है, नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। लेकिन सेकंड यदि हम बात करें, सेकंड लॉ क्या कहता है कि बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपके पास है या इंसिडेंट जो एंगल है, एंगल आई, वो एंगल आर के क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। सेकंड लॉ क्या कह रहा है हमसे, एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है यानी एंगल आई जो आपके पास है वो एंगल आर के अपने पास क्या होता है, इक्वल होता है। यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड जो एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब आप ये देखिए बच्चों, क्या ये इक्वल जो एंगल है वो क्या रफ सरफेस वाले इरेगुलर रिफ्लेक्शन में हो सकते हैं क्या? आप देखें यहां सपोज यहां आई है, यहां आ रहे, क्या आई और आर इक्वल हो सकते हैं क्या? लेकिन यहां देखें यह आई है, यह आ रहे, बिल्कुल इक्वल दिखाई देंगे और इक्वल आएंगे भी आपके पास। यानी बच्चों ये जो सेकंड लॉ है वो केवल और केवल किसके लिए है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में ही आई और आर क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। यानी हम इस चैप्टर में मिरर के जो थ्रू रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे वो बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, वो आपके पास में इरेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यानी जो मिरर होता है बच्चों, जो मिरर होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन करके बताता है। कैसा रिफ्लेक्शन करके बताता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन करके बताता है। इसलिए हम इस चैप्टर में किसका स्टडी करेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन का ही स्टडी करेंगे। और रेगुलर
रिफ्लेक्शन का स्टडी करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, प्लेन मिरर भी पढ़ेंगे और स्फेरिकल मिरर भी हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों दिमाग में याद रखें, ध्यान रखें कि हम इस चैप्टर में किसका स्टडी करने वाले हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन का स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों यहां तक बात समझ में। अब हम देखते हैं, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने समझा दी। फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने बच्चों इसको लॉ समझा है, तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं, दोनों लॉ यहाँ एक्सप्लेन कर दिए। सेकंड प्रॉपर्टी में या आप ही कह सकते हैं कि सेकंड पॉइंट में हमने इसके टाइप्स को समझाया है, और टाइप्स में कितने टाइप बताए, रेगुलर और इरेगुलर। अब बच्चों हम इसका थर्ड पॉइंट या थर्ड इसका प्रॉपर्टी समझते हैं। देखिए बच्चों थर्ड पॉइंट, बच्चों रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे रिफ्लेक्शन में क्या हुआ कि जैसे ये लाइट आ रही थी और एक पॉइंट पर इंसिडेंट होकर वापस सेम मीडियम में रिटर्न हो रहा था, ये रिफ्लेक्शन था। रिफ्लेक्शन में क्या होता है बच्चों, जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है उसके वेलोसिटी में, उसके वेवलेंथ में और उसकी फ्रीक्वेंसी में, ये तीनों ही बच्चों रिफ्लेक्शन में। मैं बच्चों ओनली रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हो, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। कौन कौन से, वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी कभी भी रिफ्लेक्शन में चेंज नहीं होता है। अच्छा सर बताइए इनका मीन क्या होता है। वेलोसिटी का मीन बच्चों का स्पीड, उसका रीजन क्या है, जैसे मान लो कि बच्चों ये कोई एक मीडियम है, ये मान लो मीडियम नंबर फर्स्ट है, इंसिडेंट रे का मीडियम नंबर फर्स्ट है, और वही रे रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस से कौन से मीडियम में जा रही है, फर्स्ट नंबर के मीडियम में तो जा रही है, सेम मीडियम में रिटर्न होना। यदि सेम मीडियम में रिटर्न हो रही है तो बच्चों एक मीडियम में कभी भी लाइट का स्पीड वेरी नहीं करता है, लाइट का स्पीड कभी भी एक से मीडियम में चेंज नहीं होता है। लाइट का स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करने के बाद या एग्जिट होने के बाद ही क्या होता है, अपने पास चेंज होता है। तो रिफ्लेक्शन में तो बच्चों मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा है, सेमी मीडियम में हो रहा है, इसका मीन इसका वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी लाइट के रिफ्लेक्शन में कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। सेकेंड यदि हम बात करें बच्चों वेवलेंथ, वेव यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, लाइट की रे की, लेंथ यानी उसका डिस्टेंस, यानी वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है बच्चों हम उसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे की और रिफ्लेक्टेड रे की कभी वेवलेंथ चेंज नहीं होती है, जितना डिस्टेंस से वो आ सकता है उतना डिस्टेंस पर वापस से रिफ्लेक्शन के बाद जा भी सकता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ कभी भी चेंज नहीं हो रहा। और बच्चों फ्रीक्वेंसी का मीन हो गया, क्योंकि वेव आ रहा है तो बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करने का जो टाइमिंग है या अभी कह सकते हैं पर सेकंड में जितना टाइम वो वाइब्रेट कर रहा है हम उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जिससे हमारा हार्ट जो होता है, हमारा जो हार्ट होता है वो 72 टाइम 1 मिनट में 72 टाइम बीट करता है। इसका मीन हमारे हार्ट का जो फ्रीक्वेंसी है वो 72 टाइम है इन 1 मिनट, ये उसका फ्रीक्वेंसी है। तो वेव्स भी क्या करती है बच्चों, वाइब्रेट होती है, तभी तो हम इसको रेडिएशंस वगैरह बोलते हैं। तो 1 मिनट में या 1 सेकंड में किसी भी टाइम के रेस्पेक्ट में जितना टाइम वो आपके पास वाइब्रेट करता है हम उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी में और रिफ्लेक्टेड रे की फ्रीक्वेंसी में कभी भी कोई चेंजेस नहीं आता है बच्चों। तो रिफ्लेक्शन में बच्चों रिफ्लेक्टेड रे की वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है वो इस इंसिडेंट रे के कंपैरिजन में कभी भी चेंज नहीं होती है। तो स्पेशल आप ध्यान रखेंगे बच्चों। फोर्थ पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट एक तरीके से क्वेश्चन ही मान लीजिए आप, क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं मैं। जैसे मान लो बच्चों ये अपने पास क्या है, एक सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये क्या है बच्चों, एक नॉर्मल है। आप घर पर एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं। जैसे मान लो एक्सपेरिमेंट कैसे करें घर पर, आप क्या करें बच्चों, ये क्या है, मिरर है, ठीक है, ये मिरर है। इस मिरर को बिल्कुल आप अपने यहाँ ग्राउंड पर रख लीजिए, उसका फेस ऊपर की तरफ कीजिए, और जस्ट ऊपर से, क्योंकि यदि ये मिरर है, यदि ये इस तरीके से मिरर है बच्चों, इसको मैं इस तरीके से रखूंगा, ऐसे यदि मैं इसको रखूंगा, ठीक है, तो इस मिरर को रखूंगा तो इस मिरर का परपेंडिकुलर जस्ट ऐसे रहेगा, इस तरीके से देखो, इसका ही परपेंडिकुलर हो गया बच्चों। और इसके परपेंडिकुलर को बच्चों क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। इस परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल कहते हैं। तो ये नॉर्मल हो गया आपके पास में, ठीक है। अब यदि आप क्या करें, इस लाइट को इंसिडेंट करवाएं, कोई लाइट को आप ही इससे
मिरर पे इंसिडेंट करवाए। कैसे इंसिडेंट करवाते हैं देखो बताता हूं अभी। यानी क्या हुआ बच्चों, ये मिरर है, ये नॉर्मल है जस्ट परपेंडिकुलर। अब लाइट को आप जस्ट ऐसे परपेंडिकुलर इंसिडेंट करवा रहे हैं, मतलब आप लाइट को नॉर्मल से इंसिडेंट करवा रहे हैं। मैंने क्या कहा अभी कि ये जैसे ये मिरर है, लाइट इसी तरीके से क्या आ रही है, नॉर्मल आ रही है। अब लाइट आप इसको ऐसे रख दीजिए नॉर्मल, जस्ट आप इस तरीके से हो जाए, लाइट को बिल्कुल जस्ट ऊपर से आप इंसिडेंट करवाइए, बिल्कुल जस्ट ऊपर से इंसिडेंट करवा रहे यानी प्लेन के, यानी इसे मिरर के जो परपेंडिकुलर हो चुका है ना, और मिरर के परपेंडिकुलर कौन हुआ बच्चों, नॉर्मल हुआ। यानी लाइट कहां से इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मल से इंसिडेंट हो रही है। तो आप भी देखेंगे कि वो लाइट उसे मिरर पर टकराकर सीधी आपकी आंखों में आ जाएगी। मतलब आप इस तरीके से यदि ऐसे देखेंगे, मान लो कि ये आपके पास ये है, इस तरीके से आप देखेंगे और लाइट को बिल्कुल जैसे से इंसिडेंट करवाएंगे ऊपर, तो लाइट आप देखना आपकी आंखों में सीधी आएगी। यानी ये कह सकते हैं कि जब लाइट आप मिरर पर डालते हैं तो लाइट वापस से जिस पास से आप डाल रहे, कौन से पास से डाल रहे हैं आप बच्चों, इंसिडेंट, कौन सी मतलब इंसिडेंट कहां से करें आप, नॉर्मल से तो करें, बिल्कुल परपेंडिकुलर से तो करें, तो लाइट बिल्कुल वापस से आपकी आंखों में आएगी। यानी जो लाइट है जैसे ही आप वापस डालेंगे तो उसी पास से रिटर्न होगी। यानी यदि आपका इंसिडेंट बच्चों नॉर्मल से होता है तो उसका रिफ्लेक्शन भी कहां से होगा, नॉर्मल से ही होगा। ये नॉर्मल से रिफ्लेक्शन हुआ तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, चलो लिख दो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, दो क्वेश्चन यहां पूछ सकता है कि यदि नॉर्मल से इंसिडेंट हो रहा है तो बच्चों रिफ्लेक्शन कहां से होगा, तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, तो रिफ्लेक्शन बच्चों नॉर्मल से ही होगा। हम ओनली किसकी बात कर रहे हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मिरर क्या करता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है। अब क्वेश्चन सेकंड क्या है कि एंगल आई और एंगल आर का वैल्यू कितना होगा, एंगल आई और एंगल आर का वैल्यू कितना होगा। बच्चों मैंने ही कहा था कि इस एंगल का मेजरमेंट हम नॉर्मल के थ्रू करते हैं, ये इंसिडेंट है ये रिफ्लेक्टेड है। एंगल का मेजरमेंट हम नॉर्मल के साथ में करते हैं, नॉर्मल के साथ में करेंगे तो ये आई और ये आर एंगल आ रहा था, ये एंगल आई आ रहा था, ये आर आ रहा था। अब यहां रे ही कहां से आ रही है बच्चों, इंसिडेंट रे जो आ रही है वो कहां से आ रही है, नॉर्मल से आ रही है। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के मिड में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री, कोई एंगल नहीं है वही। अब देखो यदि ऐसे आता तो कुछ ना कुछ एंगल बनता, लेकिन अब तो ये इंसिडेंट रे भी किसके साथ आने लगी, नॉर्मल के साथ ही आने लगी, नॉर्मल से इंसिडेंट होने लगी। इसका मीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल के मिड में यहाँ कोई भी एंगल नहीं है, कोई भी एंगल नहीं है, यानी 0 डिग्री। और रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल का मेजरमेंट नॉर्मल से कर रहे थे, और रिफ्लेक्टेड रे भी वापस से कहां से जाने लगी, नॉर्मल से जाने लगी, तो एंगल आर भी 0 डिग्री, और एंगल आई और आर तो वैसे 0 रहेंगे रेगुलर में, तो देखो 0 डिग्री आ गई। इक्वल रहेंगे नहीं रहेंगे आपके पास में, तो इक्वल आ गए वापस से देखो। तो जब भी आप कोई रे कहां से इंसिडेंट करते हैं बच्चों, इस नॉर्मल से इंसिडेंट करते हैं, तो रिफ्लेक्शन भी जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा वो अगेन नॉर्मल से ही होता है। उस कंडीशन में आई और आर कितने होते हैं, 0 होते हैं। तो ये बच्चों अपने पास क्या है, रिफ्लेक्शन की बात की हमने। अब हम पढ़ते हैं बच्चों मिरर। हम मिरर दो टाइप के पढ़ते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर को बच्चों मैं बाद में पढ़ाऊंगा, छोटा पोर्शन है प्लेन मिरर का। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में डिटेल से स्फेरिकल मिरर ही दिया हुआ। तो देखो बच्चों देखते हैं मिरर हम। तो बच्चों हम मिरर दो पढ़ने वाले हैं। एक कौन सा पढ़ेंगे बच्चों, स्फेरिकल। स्फेरिकल को पहले लिख रहा हूं क्योंकि ये डिटेल से पढ़ेंगे। और सेकंड है बच्चों प्लेन। तो ये दो टाइप के मिरर है, स्फेरिकल भी दो टाइप का हम पढ़ेंगे। तो बच्चों पहले हम बात करते हैं कि मिरर क्या होता है। मिरर का डेफिनेशन बच्चों हम एक इसका स्ट्रक्चर से देंगे, और एक हम देंगे हमारी प्रॉपर्टी के बेसिस पर। और हम हमारी प्रॉपर्टी क्या डिफाइन करते हैं कि मिरर के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, रिफ्लेक्शन करने वाले हैं। तो हम दो डेफिनेशन यहां पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन जो होगा मिरर का, फर्स्ट डेफिनेशन जो होगा बच्चों वो रिलेटेड टू इसका स्ट्रक्चर होगा, वो रिलेटेड टू इसका स्ट्रक्चर होगा कि ये किस तरीके से बनाया गया है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया है। इसी तरीके से सेकंड जो रिलेटेड जो अपने पास प्रॉपर्टी है, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी का मतलब हम रिफ्लेक्शन से रिलेटेड इसका डेफिनेशन बताने वाले हैं। तो मिरर को आप गौर से देखें तो मिरर में एक साइड से तो आपको दिखाई देगा, दूसरी साइड से आपको दिखाई नहीं देगा। तो मिरर पहले बात तो बच्चों बना हुआ किसका होता है, किसी न किसी स्पेशल टाइप के ग्लास का बना होता है। और उस ग्लास में एक साइड जो होती है बच्चों वो पॉलिश होती है, सिल्वरिंग होती है,
पॉलिश का मतलब यार सिल्वरिंग होती है। और सेकंड साइड इसकी जो कैसी होती है बच्चों, वो रिफ्लेक्टेड होती है, चमकदार होती है। यानी जिस साइड से यदि हम बात करें किसकी, मिरर की यदि हम बात करें, जैसे मान लो कि अपने पास क्या है, प्लेन मिरर है, तो देखो प्लेन मिरर की यदि बात करते हैं तो देखिए बच्चों कैसा होता है, यहाँ तो ये इस तरीके से हो रखा, चलो कोई नहीं, समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यही पार्ट क्या कर सकता है, रिफ्लेक्शन कर सकता है। ये वाला पार्ट रिफ्लेक्शन कर सकता है, तो इसको हम रिफ्लेक्टेड पार्ट बोलते हैं। और यह देखो बच्चों किसी न किसी स्पेशल टाइप का ग्लास का ही बना हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है। इसी के थ्रू रिफ्लेक्शन होता है, लाइट इसी पोर्शन पे इंसिडेंट होकर सेम मीडियम में रिटर्न होती है। इसका सेकंड वाला जो पार्ट है, हालांकि देखो बच्चों ये कवर किया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि ये पीछे वाला पोर्शन इसलिए कवर किया है क्योंकि पीछे वाला पोर्शन कोई काम का नहीं, पीछे वाले पोर्शन को, इस ग्लास के पीछे वाले पोर्शन को पॉलिश कर दिया जाता है। आप घर पर देख रहे होंगे मेरे, तो ये बिल्कुल सिल्वर पॉलिश बोलते हैं, इसको सिल्वरिंग कहा जाता है। तो ये सेकंड वाला पोर्शन सिल्वर पॉलिश किया हुआ होता है, पॉलिश पोर्शन होता है। इस पॉलिश पोर्शन का यूज हम रिफ्लेक्शन के लिए नहीं करते। देखिए तो कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर हम इसको क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ग्लास का बना हुआ एक पार्ट होता है जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक साइड पॉलिश वाला होता है और एक साइड कैसा होता है, रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है, चमकदार पार्ट होता है। जो पॉलिश वाला पार्ट होता है, जो बच्चों पॉलिश वाला पार्ट होता है वो सिल्वरिंग उसको कहा जाता है, और जो पॉलिश वाला पार्ट नहीं होता उसको लाइट का क्या किया जाता है, रिफ्लेक्शन किया जाता है। अब हम बच्चों बात करते हैं हमारे रिफ्लेक्शन के प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। रिफ्लेक्शन के बेसिस के प्रॉपर्टीज पर हम क्या कहते हैं कि मिरर है वो रिफ्लेक्टेड पार्ट है, मिरर वो रिफ्लेक्टेड पार्ट है जो बच्चों कंटिन्यूसली क्या कर सकता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कर सकता है। क्या कर सकता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कर सकता है। यानी मिरर अपने पास वो पार्ट होता है जो कंटिन्यूसली क्या कर सकता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कर सकता है। यानी मिरर के थ्रू हम क्या करते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन करते हैं। तो देखो बच्चों सेकंड जो है मैंने आपको प्रॉपर्टी से बताया, और प्रॉपर्टी क्या है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन करता है। यानी मिरर क्या है, एक रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, जिसका एक पार्ट पॉलिश किया होता है और सेकंड पार्ट जो होता है वो चमकदार होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं। बात क्लियर है बच्चों। अब हम मिरर को यहाँ दो टाइप से पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट टाइप है स्फेरिकल और सेकंड टाइप है अपने पास बच्चों प्लेन मिरर। तो फर्स्ट देखते हैं बच्चों स्फेरिकल मिरर। तो देखते हैं बच्चों अब हमारे न्यू टॉपिक स्फेरिकल मिरर के बारे में। देखो स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो बच्चों जैसे मान लो ये ग्लास के दो होलो स्फेयर है अपने पास में, मैं डेफिनेशन बना रहा हूं और डेफिनेशन बनाने के लिए मैं इस तरीके से पहले स्ट्रक्चर कंप्लीट कर रहा हूं। ये दो अपने पास क्या है बच्चों, एक होलो ग्लास स्फेयर है। ये क्या है बच्चों, ये होलो ग्लास स्फेयर अपने पास है। ये दो होलो ग्लास स्फेयर अपने पास है। होलो का मतलब समझते हैं, दशक खाली ग्लास के बने हुए। अब क्या करते हैं बच्चों, इसके मिड पार्ट की कटिंग कर देते हैं इस तरीके से। इसकी हम मिड पार्ट की क्या कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं, कट कर देते हैं। यदि मिड पार्ट की कटिंग करेंगे तो ये बच्चों क्या हो चुका है आपके पास में, ये आपके पास में एक पार्ट हो चुका है, कटेड पार्ट हो चुका है, इसका हो चुका है होलो स्फेयर का। हो रहा नहीं हो रहा। अब यदि हम यहां देख रहे हैं, क्योंकि हमें स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन देखना है, तो पहले देखते हैं कि बनता कैसे है भाई, ये बनता कैसे, और एक्सपेरिमेंट में हम बताएंगे भी। देखो ये क्या है, कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, ये एक्सपेरिमेंट में आपको समझाएंगे भी। थ्योरेटिकल पोर्शन अलग पढ़ाएंगे बच्चों, क्योंकि थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों पोर्शन पढ़ाते हैं तो वीडियो भी बड़ा हो जाता और कम पोर्शन समझ में आता। तो एक बार यदि हम थ्योरेटिकल पोर्शन समझ लेंगे तो फिर प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से आ जाता है अपने पास में। तो यहाँ पर दो ये होलो ग्लास स्फीयर अपने पास है। अब हमने इन होलो ग्लास स्फीयर को कट कर लिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इन दोनों पार्ट को क्या बोलेंगे, कटेड पार्ट ऑफ होलो स्फीयर।
इन दोनों पार्ट को भी क्या बोलेंगे, कटेड पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। अच्छा एक बात और बताइए कि वो जो दोनों का सेंटर यही तो था ना, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये दोनों सेंटर हो गए। क्योंकि ये यदि अपने पास में इस तरीके से पूरा कंप्लीट था, पहले इस तरीके से पूरा कंप्लीट अपने पास था, तो यदि कंप्लीट होलो स्फीयर था तो इसका सेंटर कहाँ रहेगा, इसके मिड में ही तो रहेगा, तो ये सेंटर मिड में है, ठीक है, ये सेंटर है। और सेंटर को बताने के लिए हमने इस होलो स्फीयर को वापस से पूरा बना दिया, तो इसका सेंटर यहाँ हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमें इस स्फेरिकल कटेड पार्ट होलो स्फीयर वाले से क्या बनाना है, मिरर बनाना है। तो देखो हमने स्फेरिकल क्यों कहा, क्योंकि बच्चों ये कर्व की शेप में, ऐसे देखो कर्व, प्लेन का मतलब बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन ये स्फेयर की फॉर्म में है, ये स्फेयर की फॉर्म में, ये स्फेयर की फॉर्म में हो सकता है, ये स्फेयर की फॉर्म में था या नहीं था, तभी तो कट किया हमने। या ये कह सकते हैं आप कि ये किसकी फॉर्म में है, ये कर्व की फॉर्म में है। कर्व यानी थोड़ा सा घुमा हुआ है भाई, ये थोड़ा सा घुमा हुआ है, हो सकता है थोड़ा अंदर गया हो सकता है थोड़ा बाहर निकला हुआ हो, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है आपके पास में, बिल्कुल सीधा नहीं है, थोड़ा सा कर्व है इसके अंदर, ठीक है। और अब आपको स्फेरिकल फॉर्म तो बन चुका, लेकिन आपको अब क्या बनाना, मिरर बनाना। तो मिरर बनाने के लिए आपको इसकी एक सरफेस को सिल्वरिंग यानी पॉलिश करना पड़ेगा। एक सरफेस को, जैसे मैं यहां बाहर बाहर वाली सरफेस को पॉलिश कर रहा हूं, इससे बच्चों अंदर अंदर वाली सरफेस को मैं क्या कर रहा हूं, पॉलिश कर रहा हूं। पॉलिश का मतलब मैं इसको ढक देता हूं, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है इस साइड से, ट्रांसपेरेंट तो दोनों साइड से नहीं है, लेकिन यहाँ पॉलिश कर दिया हमने। पॉलिश कर दिया मतलब इसका कोई भी यूज नहीं, लाइट इसमें हम इंसिडेंट करवाकर रिफ्लेक्शन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हम ये देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि देखो एक तो कटेड पार्ट है होलो स्फीयर का, और इस कटेड पार्ट के होलो स्फीयर में जो इसका वन साइड है, जो इसका वन साइड है वो तो कैसा कर दिया हमने बच्चों, पॉलिश कर दिया है। और सेकंड जो साइड है बच्चों वो कैसा रह गया आपके पास में, रिफ्लेक्टेड रह गया है। सेकंड जो साइड इसका कैसा हो गया, रिफ्लेक्टेड हो गया। तो ऐसे मिरर को हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। यानी स्फेरिकल मिरर इज ए कटेड पार्ट ऑफ होलो स्फीयर इन विच वन पार्ट इज पॉलिश्ड, देखो वन पार्ट इज पॉलिश्ड एंड सेकंड पार्ट इज द रिफ्लेक्टेड पार्ट, सेकंड पार्ट इज ए रिफ्लेक्टेड पार्ट, इट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो हम इसे क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो देखो हमने डेफिनेशन बनाने के लिए देखो इसको बनाया भी, कैसा बनता है भाई, ये एक पार्ट को आप क्या करें, पॉलिश करके रखें, दूसरे को क्या करें, रिफ्लेक्टेड आप कर दे, और आपको कैसे शेप दिखाई देगी, इसमें कर्व की शेप दिखाई देगी, तो ये कर्व की शेप में होता है। अब यदि हम बात करें कि सर इसमें से, क्योंकि दो टाइप हम बता रहे हैं कि इसमें से अपने पास में कॉनकेव कौन सा है और कॉन्वेक्स कौन सा है, तो देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स को हम देखते हैं। थोड़ी सी बात बच्चों दिमाग में होनी चाहिए आपके। मैं आपसे बोलूंगा कि बच्चों इसका इनर पार्ट है, इनवर्ड पार्ट, एक बोलूंगा बच्चों आउटवर्ड पार्ट, आउटसाइड वाला पार्ट। कि इस देखो दो सरफेस है, अंदर वाली सरफेस किसको बोलेंगे, बाहर वाली सरफेस किसको बोलेंगे, इनवर्ड सरफेस किसको बोलेंगे, आउटवर्ड सरफेस हम किसको बोलेंगे। ये डिसाइड करता है इसका सेंटर। कौन डिसाइड करता है बच्चों, सेंटर इसका डिसाइड करता है। इसका सेंटर ये डिसाइड करता है कि इनवर्ड पार्ट कौन सा होगा और आउटवर्ड पार्ट कौन सा होगा। इनवर्ड पार्ट के लिए आप ये देखिए सेंटर किस साइड है बच्चों, जिस साइड में सेंटर पाया जाएगा, जिस साइड में सेंटर होगा, जिस साइड में सेंटर होगा, जैसे मान लो ये सेंटर को सी से लिख देता हूं यार। अब यहां आप देखें इस वाले सेंटर की साइड में कौन सा पार्ट है, इस वाले सेंटर की साइड में, इसमें सेंटर की साइड में कैसा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्टेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। यहां लिख देता हूं, सेंटर की साइड में आपको कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्टेड पार्ट दिखाई दे रहा है। इस वाले में इन दोनों मिरर, दोनों की बात कर रहा हूं भाई, दोनों मिरर में देखो इसका सेंटर इधर हो गया, इसका सेंटर इधर हो गया, और दोनों में हम देख रहे हैं कि सेंटर की साइड में आपको कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्टेड पार्ट दिखाई दे रहा है। यहां आप देखेंगे, यहां सेंटर की साइड में आपको कैसा पार्ट दिखाई दे रहा है, पॉलिश वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। कैसा पार्ट दिखाई दे रहा है, पॉलिश वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। तो सेंटर की साइड वाला जो पार्ट होता है, सेंटर की साइड वाला जो बच्चों पार्ट होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, इनवर्ड बोलते हैं।
और सेंटर के जो दूसरी साइड वाला पार्ट होगा वो ऑटोमेटिक क्या रहेगा, फिर इन्वर्ट नहीं रहेगा, क्या रहेगा, आउटवर्ड रहेगा। यदि अंदर वाला पार्ट यानी सेंटर की साइड वाला पार्ट है वो इनवर्ट है और दूसरी साइड वाला पार्ट क्या कहलाता है, आउटवर्ड। तो आप इसमें देखें, इसमें जो इनवर्ट पार्ट है वो रिफ्लेक्टेड है या नहीं, लेकिन इसमें आप इनवर्ट वाला पार्ट यदि देखेंगे तो वो बच्चों कैसा आपको दिखाई दे रहा है, पोलिश वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, वो पोलिश आपके पास में, यानी इनवर्ट पार्ट यहाँ क्या है, रिफ्लेक्टेड पार्ट है। यह इनवर्ट पार्ट कैसा है बच्चों, रिफ्लेक्टेड पार्ट है, और यहाँ जो इनवर्ट पार्ट है वो पोलिश वाला पार्ट है। तो यहाँ दो अलग अलग आपके पास क्या बन चुके हैं, दो यहाँ अलग अलग अपने पास स्फेरिकल मिरर बन चुके हैं। एक ऐसा स्फेरिकल मिरर बना है जिसका इनवर्ट वाला पार्ट रिफ्लेक्टेड होता है, आउटवर्ड वाला पार्ट कैसा होता है, पॉलिश होता है। और एक ऐसा स्फेरिकल मिरर बना है जिसका बच्चों इनवर्ट वाला पार्ट कैसा होता है, पॉलिश होता है, और आउटवर्ड वाला पार्ट कैसा होता है, इसका अपने पास कैसा होता है, रिफ्लेक्टेड होता है। यानी हम यदि हमें देखें तो दो स्फेरिकल मिरर बन चुके हैं। इस स्फेरिकल मिरर में इनवर्ट वाला पार्ट तो रिफ्लेक्टेड है और जो आउटवर्ड वाला जो पार्ट है बच्चों वो कैसा है, पॉलिश्ड है आपके पास में। यानी इसमें रिफ्लेक्शन इनवर्ट पार्ट से किया जाएगा। और बच्चों जिस स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन इनवर्ट वाले पार्ट से किया जाता है वो कॉनकेव मिरर होता है। कैसा मिरर होता है बच्चों, वो कॉनकेव मिरर होता है। तो ये कैसा मिरर है अपने पास में, कॉनकेव मिरर है। और बच्चों जिस पार्ट में रिफ्लेक्शन आउटवर्ड वाले पार्ट से किया जाता है, क्योंकि इनवर्ट वाला तो इसमें पॉलिश है तो रिफ्लेक्शन आउटवर्ड वाले पार्ट से किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा वो कौन सा पार्ट होगा बच्चों, आउटवर्ड वाला पार्ट होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो ये दोनों ही कॉनकेव है और ये दोनों ही कॉन्वेक्स है। शर्त ये है, कंडीशन है कि सेंटर यहां पर है दोनों का। लेकिन बच्चों हम इन दोनों का यूज नहीं करते, मेनली हम कॉनकेव में इस वाले का यूज करते हैं और कॉन्वेक्स में हम इस तरीके ये वाला यूज करते हैं। इसमें ये यूज क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों जो इंसिडेंट रे लेते हैं, जो हमें, क्योंकि हमारे सिलेबस में किसका यूज करने वाले हैं, हम इसमें कॉनकेव में ये वाला और कॉन्वेक्स में ये वाला यूज करते हैं। क्योंकि बच्चों हम जो इंसिडेंट रे लेते हैं वो लेफ्ट टू राइट लेंगे, वो लेफ्ट टू राइट मतलब इधर से आएगी और इधर इंसिडेंट हो जाएगी। तो देखो बच्चों यदि मैं इस वाले पार्ट का यूज करता हूं तो इधर तो देखो सरफेस पॉलिश आ रही, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस साइड में, लेफ्ट साइड में आपको रिफ्लेक्टेड सरफेस होनी चाहिए। और देखो इसमें रिफ्लेक्टेड सरफेस लेफ्ट साइड में इसमें है और इसमें रिफ्लेक्टेड सरफेस इसमें है, यानी हम रे जो लेंगे इंसिडेंट रे वो लेफ्ट टू राइट लेंगे और लेफ्ट टू राइट लेंगे, इसका मीन लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड सरफेस होनी चाहिए। और लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्टेड जो सरफेस है वो बच्चों कॉनकेव में तो इस वाले के पास है और कॉन्वेक्स में इस वाले के पास है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉनकेव क्या होता है, इनवर्ट रिफ्लेक्टेड होता है, आउटवर्ड पॉलिश होता है, और कॉन्वेक्स क्या होता है जिसमें इनवर्ट क्या होता है, पॉलिश वाला पार्ट होता है और आउटवर्ड क्या होता है, रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट होता है। तो बच्चों कल की क्लास में, आज की क्लास इतनी करेंगे, कल की क्लास में हम इनसे रिलेटेड जो भी अपने पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है, इनसे रिलेटेड जो भी टर्म्स अपने पास होते हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, हम उनकी बात करेंगे। इसे इमेज फॉर्मेशन कैसे किया जाता है हम उनकी बात करेंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट कहां पर लेने पर इमेज कैसा बनता है, कहां बनता है, उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, उसका नेचर कैसा होता है, हम सारे डिस्कशन कल करेंगे। यानी कल की क्लास में बच्चों हम स्फेरिकल मिरर का यानी रिफ्लेक्शन के पार्ट को कंप्लीट खत्म कर देंगे। आज बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट था, इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या होता है थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लाइट के पोर्शन में इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं समझते तो बाद में हमें ये चैप्टर इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। तो चैप्टर में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हमने आपको इसको डिटेल से समझाया है। बच्चों एग्जाम टाइम में क्या होगा, अभी आप सोचेंगे सर एग्जाम टाइम के लिए हमारे लिए टफ काम हो गया, क्लासेस बड़ी होगी। तो बच्चों एग्जाम टाइम में हम क्या करेंगे, ये एक शॉट में, एक सिंगल शॉट में पूरे चैप्टर को यहां डिस्कस करेंगे और बहुत कम टाइम में करेंगे। बहुत कम टाइम में हम वन शॉट में चैप्टर को क्लियर करेंगे ताकि एग्जाम टाइम में भी आप कम से कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन पढ़ सके। तो ठीक है बच्चों,
कैसी लगी मेरी क्लास आप मुझे 100% बताइए, मुझे कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब आप जरूर करें। ठीक है, आपका दिन बच्चों शुभ रहे। थैंक यू।